हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल वी पाठशाला पर मैं आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूँ। यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, नोट्स बनवाए जा रहे हैं। तो आप सभी प्रशिक्षु जल्दी से वी पाठशाला चैनल विजिट करिए और अपने डीएलएड की प्रिपरेशन को और भी बेटर बनाइए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास आपकी जो आपका पहला प्रश्न पत्र है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की, आज आपकी क्लास 6 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा, जैसे जब अकबर आए, बाबर आए, तो उनके समय में जो शिक्षा चलाई गई, जो शिक्षा की पद्धति थी, सिस्टम था, उसे मुस्लिम कालीन शिक्षा कहा गया। तो एक बार इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि कैसे क्या हुआ, कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और यहाँ की समृद्धि हमेशा से ही विदेशी आक्रांताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। तो देखिए, ये जो बाहर से आए थे, जो अकबर, बाबर, हुमायूं थे, ठीक है, जो बाबर था वो बाहर से आया था। तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की समृद्धि देखकर वह क्या हुआ, मतलब आकर्षित हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, वो आया। ठीक है, तो ईसा की 8वीं सदी इस्लाम आक्रमण की सदी कही जाती है। कौन सी? 8वीं सदी इस्लाम की आक्रमण सदी कही जाती है। इन विदेशी शासकों के साथ उनकी परंपरा व संस्कृति का भी आगमन हुआ। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, वो कहीं पर भी जाएगा तो अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को वो साथ लेकर के जाता है। तो जब मुस्लिम आए हमारे देश में, तो वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना भाषा, हर एक चीज़ लेकर आए। ठीक है, जिससे तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। तो उस टाइम जो शिक्षा व्यवस्था थी, इससे प्रभावित हुई। चलिए देखते हैं। कोई भी व्यक्ति है, कहीं पर भी जाता है, तो वो अपना जब अपनी संस्कृति लागू करेगा तो वहाँ की शिक्षा प्रभावित होगी ही। ठीक है, तो सभी धर्म की तरह इस्लाम में भी शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, मोहम्मद साहब क्या करते थे शिक्षा के बारे में, कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। दान में सोना देने की अपेक्षा सोना से बेहतर क्या है? शिक्षा है। इन्होंने कहा है कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। मोहम्मद साहब ने कहा है। इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डाटा है, क्योंकि आपके डीएलएड में एससीईआरटी से ही पूछा जाता है, सॉरी, एससीईआरटी से ही एग्ज़ाम में आपके प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन मुगलों की भारतीय विजय ने शिक्षा में आए ठहराव को गति दी। यहाँ पर जब उन्होंने विजय प्राप्त की और फिर यहाँ पर जब उनका राजस्व हो गया, वर्चस्व हो गया, तो वो क्या किए, उनका शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा और काफ़ी टाइम तक प्रभाव पड़ा रहा। ठीक है, तो बाबर से लेकर औरंगजेब, बाबर से स्टार्ट हुआ और अब औरंगजेब तक देश के कोने कोने में शिक्षा का प्रकाश, बहुत सुदृढ़ शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। बाबर ने अरबी, फारसी, तुर्की भाषा के विकास में योगदान दिया। तो देखिए, कुछ बच्चे हैं कि लेक्चर वाली क्लास नहीं देखते हैं, तो वो बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। लेक्चर वाली क्लास जब आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रश्नोत्तर याद नहीं करनी पड़ेंगी, यहीं पर याद हो जाएगा। अब जब आप बौद्ध कालीन, वैदिक कालीन और आपका मुस्लिम कालीन जो शिक्षा है, तीनों को जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी शिक्षा ज़्यादा बेटर थी, कौन सी भारत में शिक्षा की नींव थी, क्या कैसे सिस्टम था। फिर अब इसके बाद जब आपकी स्वतंत्रता के पहले जब अंग्रेज आए तो उनकी शिक्षा पद्धति देखेंगे। तो सारी चीज़ें जब आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ हमें डीएलएड ही पास करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो मुस्लिम शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? तो चलिए देखते हैं। आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि थे। तो देखिए, मुस्लिम शिक्षा के केंद्र, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्लिम शिक्षा के 3 केंद्र, 4 केंद्र के नाम लिखिए, या कुछ केंद्र के नाम लिखिए, या प्रमुख केंद्र के नाम लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? आगरा, दिल्ली, जौनपुर, जो भी आपको याद रहेगा, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ, तो मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा को ही मुस्लिम शिक्षा कहते हैं। मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा को ही मुस्लिम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या था?
मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य इस्लाम धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य इस्लाम धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। वे अपने धर्म के प्रचार को सवाब मानते थे। क्या मानते थे? वे अपने धर्म के प्रचार को सवाब मानते थे और उनका विश्वास था कि धर्म का प्रचार करने वाला ही क्या होता है? गाजी होता है। ठीक है। तो मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य, इनका लक्ष्य था कि ये अपने धर्म का, अपने संस्कृति का, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, ताकि सब इनके धर्म में आए, इनके धर्म को अपनाएं। ठीक है, वे अपने धर्म के प्रचार को सवाब मानते थे और उनका विश्वास था कि धर्म का प्रचार करने वाला ही गाजी होता है। मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को धर्म प्रचार का साधन माना ताकि सामान्य जनता मुस्लिम कानूनों, सिद्धांतों, प्रथाओं के बारे में जान सके। तो इनका उद्देश्य जो था शिक्षा देना नहीं था, इनका उद्देश्य था कि अपने धर्म का हम प्रचार प्रसार करेंगे। और यही उद्देश्य आगे चल कर के अंग्रेज़ों का भी होगा कि वह अपने जो ईसाई मिशनरी थी वो क्या करती थी? अपने धर्म का प्रचार ही करना चाहती थी। और आगे की जो आपकी बौद्ध शिक्षा थी उसमें भी था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, पर उनका और भी जो उद्देश्य था चारित्रिक निर्माण और जीवन में जो भी है एडजस्टमेंट सिखाना, हर एक चीज़ कुशलताएं लाना, तो वो भी उनका उद्देश्य था साथ में। ठीक है, लेकिन इनका मेन उद्देश्य यही था कि अपने धर्म का प्रचार करना है, सबको क्या करना है? मुस्लिम कालीन शिक्षा से अवगत कराना है, अपने धर्म को अवगत कराना है। तो मुस्लिम का मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों के ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना था। पैगंबर साहब ने ज्ञान को अमृत बताया। इम्पॉर्टेंट है, पैगंबर साहब ने ज्ञान को क्या बताया? अमृत बताया। और प्रत्येक मुसलमान बच्चे से ज्ञान अर्जन करने की इच्छा व्यक्त की पैगंबर साहब ने। चलिए आगे देखते हैं। इस्लाम धर्म के भारत आगमन का प्रारंभिक कारण तो आर्थिक था, किंतु बाद में साम्राज्यवादी हो गया। पहले तो वो आए थे सिर्फ यहाँ पर धन को लूटने, लेकिन जब यहाँ पर आने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में कितनी समृद्धि है, भारत कितना हरा भरा है, तो यहाँ पर ये अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया और काफ़ी टाइम तक ये रहे भी। सांसारिक या भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इन लोगों का मानना था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना बेहद ज़रूरी है। तो इनका उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का उद्देश्य तो एक था कि पहले तो आर्थिक आए थे, आर्थिक की वजह से, लेकिन फिर साम्राज्यवादी हो गए। दूसरा उद्देश्य था कि सांसारिक शिक्षा का उद्देश्य था कि सांसारिक या भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे, तभी उनको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो ये इस्लामिक शिक्षा में था, इनका उद्देश्य था। अब चलिए इस्लाम शिक्षा की जो विशेषता थी उसे देखते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? तो शिक्षा मौखिक एवं व्यक्तिगत थी। उस टाइम की शिक्षा क्या थी? मौखिक एवं व्यक्तिगत थी। ठीक है, आगे है शिक्षा निःशुल्क थी। उस टाइम भी शिक्षा निःशुल्क थी। आगे है शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी। तो यहाँ पर देखिए राज्य के संरक्षण में था, जबकि आपका वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा राज्य के संरक्षण में नहीं था, वो किसी के संरक्षण में नहीं होता था। आगे है प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी। ठीक है, तो आयु वर्ग निश्चित था कि कितने वर्ष के बच्चों का एडमिशन होगा, कितने वर्ष के बच्चे मतलब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आगे देखते हैं शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। तो जो भी परंपरा थी, जो भी विधि थे, जो भी कानून थे, उनके आधार पर शिक्षा दिया जाता था। शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी तथा उच्च स्तर पर फारसी भाषा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो प्राथमिक शिक्षा थी वो अरबी भाषा में दी जाती थी और जो उच्च स्तर की शिक्षा थी वह फारसी भाषा में दिया जाता था। तो आप याद करिएगा कि इस्लाम धर्म में अरबी भाषा और फारसी भाषा जो था शिक्षा का माध्यम था। ठीक है, और बौद्ध किसका था? पाली और जन भाषा थी। और आपका वैदिक कालीन संस्कृत भाषा में दी जाती थी। तो आगे है शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। इसमें मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। आगे देखते हैं, आगे है स्त्री शिक्षा। तो स्त्री शिक्षा कैसी थी? चलिए देखते हैं। इस्लामिक शिक्षा में स्त्री शिक्षा का क्या स्थान था? तो इस्लाम धर्म में स्त्री शिक्षा का दायरा अत्यंत व्यापक न
था। महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे जनसाधारण तक तो कम थे, ठीक है, सभी के लिए नहीं था। जो उच्च वर्ग के थे, जो कुलीन वर्ग के थे, उन्हीं के लिए शिक्षा थी स्त्री शिक्षा में, ठीक है। केवल शाही घराने व कुलीन वर्ग की बालिका शिक्षा सुविधा का लाभ उठा पाती थी। वह सभी प्रारंभिक शिक्षा मकतब में प्राप्त करती थी। किसमें? मकतब में। प्रारंभिक शिक्षा मकतब में, फिर आगे की शिक्षा जो है वो मदरसे वहाँ हरम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हरम में प्राप्त करती थी। वह सभी प्रारंभिक शिक्षा मकतब में प्राप्त करती थी। मुस्लिम शासक अपने यहाँ हरम में बालिका शिक्षा को व्यवस्था कर किए थे, ठीक है। तो बालिका शिक्षा का व्यवस्था हरम में करते थे, वो अपने घर में ही करते थे। तुर्क अफगान काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का प्रबंध था। व्यक्तिगत शिक्षा का ही परिणाम था कि भारतीय इतिहास में रजिया गुलबदन बेगम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है जो हुमायूंनामा है, ठीक है, हुमायूंनामा, जहां आरा जैबुनिका जैसी विदुषी महिलाएं प्राप्त हो सकी है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि इस्लाम धर्म में जो विदुषी महिलाओं, 2-4 विदुषी महिलाओं के नाम लिखे तो आप लिखिएगा रजिया, गुलबदन बेगम, जहां आरा, जैबुनिका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है अगला पॉइंट कि बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने अपने भाई हुमायूं के नाम से हुमायूंनामा लिखा, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। तो हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। फरिश्ता के मत में मदरसों मकतबों में स्त्रियों के लिए नृत्य, संगीत, सीना, बुनना, मखमल, सुनार, लोहार का कार्य तथा युद्ध कला की शिक्षा भी दी जाती थी। स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी, महिलाओं को भी इन सारी चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। आगे है व्यावसायिक शिक्षा। तो चलिए देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा कैसी थी। मुस्लिम काल में शिक्षा को उत्पादक समझा गया, उत्पादक, ठीक है। इसी दृष्टिकोण से छात्रों को ललित, हस्तकला, चित्रकला, आभूषण, रथ बनाने का काम आदि को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं शिक्षा व्यवस्था। उस टाइम की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक समय की शिक्षा व्यवस्था अपने उद्देश्य की पूर्ति से समृद्ध होती थी। बिल्कुल राइट बात है। हर टाइम की जो शिक्षा है अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने के अनुसार ही होती है। मध्यकालीन शिक्षा भी इस्लाम धर्म के अनुसार संगठित थी, जिसका वर्णन निम्न है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा का स्थान। इस समय शिक्षा मकतब एवं मदरसे स्थान पे संपन्न होते थे। तो शिक्षा कहाँ पर? मकतब और मदरसे में दिया जाता था। बौद्ध काल में मठों में दिया जाता था, विहारों में दिया जाता था। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, तो प्राथमिक शिक्षा जो है मकतब में दिए जाते थे, ठीक है, जहाँ लिखना सिखाया जाता था। मकतब किसी ना किसी मस्जिद से जुड़े होते थे और मदरसे जो हैं वह उच्च शिक्षा के लिए होते थे। तो मकतब जो है वह प्राथमिक शिक्षा के लिए, जबकि मदरसा जो है वह उच्च शिक्षा से संबंधित था। आगे देखते हैं प्रवेश की आयु, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रवेश की आयु। तो मकतब में प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष की मध्य होती थी। इसमें प्रवेश करने से पहले प्रत्येक छात्र का उपनयन संस्कार की तरह बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। मकतब में प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष की मध्य होती थी। इसमें प्रवेश करने से पहले प्रत्येक छात्र का उपनयन संस्कार होता था, मतलब उपनयन संस्कार की तरह बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, ठीक है। जैसे उपनयन संस्कार होता था आपके वैदिक काल में और यहाँ पर प्रवज्जा संस्कार होता था बौद्ध काल में, वैसे आपके इस्लाम में बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और फिर 4 दिन का होता था, तब उसका बिस्मिल्लाह संस्कार कराया जाता था। कुरान की भूमिका तथा 5वां और 51वां अध्याय सामने रखकर कुछ आयतों का पाठ किया जाता था। उसमें भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, यहाँ पर आयतों का पाठ पढ़ा जाता था, ठीक है। बालक उनको दोहराता था। यदि वह ठीक से नहीं दोहरा पाता तो बिस्मिल्लाह कह देने पर पर्याप्त समझा जाता था। जैसे आपका था बुद्धम शरणम गच्छामि था ना, तो वैसे इसमें था बिस्मिल्लाह कह दे तो उनका एडमिशन पक्का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
तो आगे है, मकतबों में पड़ोसी क्षेत्रों में जो छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था मदरसों से संबद्ध छात्रावास में की जाती थी। वहाँ निःशुल्क पाठ्य सामग्री भी वितरित की जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। निःशुल्क था प्राथमिक विद्यालय उस टाइम का। आगे है शिक्षण विधि। तो उस टाइम की शिक्षण विधि कैसी थी, तो चलिए देखते हैं शिक्षण विधि। तो प्राथमिक शिक्षा मौखिक दी जाती थी, रटने की विधा पर जोर दिया जाता था, शिक्षा व्याख्यान विधि से शिक्षण करते थे और बालक कलमा को सुनकर रखते थे और कुरान की आयतों सूरों को कंठस्थ करते थे, बोल बोल कर पहाड़ा याद करते थे। तो रटने पर जोर दिया जाता था शिक्षण विधि में। चलिए आगे देखते हैं शिक्षक समय व सत्र। तो मकतबों में प्रातः काल से अपराह्न मतलब दोपहर के समय तक शिक्षा दी जाती थी, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, और उच्च स्तर पर शिक्षा सायं काल तक चलती थी, मतलब शाम तक चलती थी। आगे है परीक्षा प्रणाली। तो चलिए देखते हैं उस टाइम की परीक्षा प्रणाली कैसी थी। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी वैदिक शिक्षा प्रणाली की ही भांति परीक्षा की कोई विकसित नहीं हुई थी, कोई प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। शिक्षक अपने संतोष के आधार पर छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत करते थे, अर्थात भेजते थे। शिक्षा की समाप्ति पर भी किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। तो ये था आज की क्लास में आपका जो है इस्लाम धर्म की जो भी शिक्षा थी, जो शिक्षा की शुरुआत हुई थी। अब चलिए आगे देखते हैं गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। तो आपका गुरु शिष्य संबंध आपको हमने वैदिक काल में भी बताया था कि पिता और पुत्रवत का होता था। बौद्ध काल में भी गुरु और शिष्य का संबंध पिता पुत्रवत होता था। आगे देखते हैं इसमें क्या होता था। इस्लामी संस्कृति में यह माना जाता था कि उस्ताद की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त करना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो छात्र शिक्षा का आदर सम्मान करते थे तथा उनकी शिक्षक का यहाँ पर होगा शिक्षक का आदर सम्मान करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। गुरु शिष्य को पुत्रवत व्यवहार करते थे। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अपने गुरु से और भी निकट संबंध होता था, क्योंकि अपने शिल्प में क्षमता अधिक प्राप्त करने के लिए वह गुरु के पास उन्हें निरंतर रहना आवश्यक था। हालांकि मुगल काल के उत्तरार्ध में गुरु शिष्य संबंधों की आदर्श परंपरा खत्म होने लगा था। जैसे औरंगजेब ने अपने गुरु मुल्ला शाह सालेह को अज्ञातवास की आज्ञा दे दी थी। ठीक है, और आगे देखते हैं अनुशासन एवं दंड। तो नैतिक शिक्षा मुस्लिम कालीन शिक्षा का अभिन्न अंग थी, अतएव दंड अनुशासित होते थे। छात्रों के लिए शिक्षकगण श्रद्धा के पात्र थे, अतएव उनमें स्वाभाविक रूप से विनयशीलता तथा आत्म अनुशासन की भावना जागृत होती थी। उदंड बच्चों के प्रति सख्ती बरती जाती थी। तो आज की क्लास में आपका इस्लाम धर्म की जो शिक्षा थी उसे हमने डिस्कस किया। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो क्लास से जुड़ने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए सभी प्रशिक्षुओं को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।